हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विस्टल। कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम नीट स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं, जहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं उनको। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा पहले वीडियो की तरह, ये छोटा सा वीडियो होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन। देखो, सिंस हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम इतना भी टॉपिक्स को स्ट्रेच नहीं करेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमको ज़रूरत है नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब साइंटिफिक नोटेशन बहुत सिंपल सा फंडा है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली होता क्या है, साइंस की दुनिया में हमको जब भी कोई बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि हमारे पास डेसिमल से पहले एक नंबर आए और बाकी सारे नंबर जो होंगे वो डेसिमल के बाद आ जाते हैं, और बाकी चीज़ों को जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं हम उसको पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर 232.508 को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसको 2.32508 में रिप्रेजेंट करूंगा और मैं डेसिमल को ये साइड में शिफ्ट कर दूंगा, जिससे कि मेरा 10 टू द पावर 2 में चला जाएगा और ये पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाएगा तो वो n होना चाहिए, कोई भी एक नंबर होना चाहिए आगे डेसिमल से पहले, और बाकी सारी चीजें जो होंगी वो पावर में चली जाएंगी जैसे भी आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे। जैसे एक और एग्जांपल है 0.00016, अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा तो 1.6 होगा, डेसिमल ये साइड में शिफ्ट होगा, दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चा मुझे देख रहा है उसको एटलीस्ट डेसिमल शिफ्ट करने पे पावर पॉजिटिव में कब बढ़ती है, कब घटती है, नेगेटिव में कब बढ़ती है, कब घटती है, एटलीस्ट इतना उसको आता होगा, एटलीस्ट इतना आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बेसिकली सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब क्या होता है, वो मीनिंगफुल डिजिट होते हैं। देखो, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मान लो अगर मैं ये पेन, मेरे हाथ में जो ये पेन टैप का जो पेंसिल है, मैं कहूंगा कि इसका मेजरमेंट करके मुझे बताओ, तो आप इसका मेजरमेंट करोगे। देखो, हर एक स्केल में जब भी कोई बड़ा स्केल लेते हो वो मिनिमम किस हद तक वो मेजर कर सकता है, कितने मीनिंगफुल डिजिट तक वो मुझे मेजर करके बता सकता है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा होगा, लीस्ट काउंट जिसे हम कहते हैं, कि मतलब कम से कम वो कहाँ तक मेजर कर सकता है, तो कितने मीनिंगफुल डिजिट्स मुझे मिलते हैं सर्टेनिटी के साथ कि भाई इतना तो पक्का इसके अंदर होगा ही होगा, हम उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने कोई वॉल्यूम मेजर करी है और वॉल्यूम जब मैं मेजर करता हूं तो मान लो मेरे को वॉल्यूम निकल के आती है 11.2 ml, तो 11 तो फिक्स है, 11 तो फिक्स है, पर ये जो 2 ml है ना, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ये अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा स्केल है, वो डिपेंड करता है उसका लीस्ट काउंट कहाँ होगा। तो जो लास्ट नंबर होता है ना, हमेशा वो अनसर्टन होता है, उसमें +1 -1 की हमेशा स्कोप रहती है। ठीक है, इसलिए देखो, मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस विच वन विच आर एस्टिमेटेड और अनसर्टेन, मतलब हो सकता है कि ये जो 11.2 है ये 11.3 भी हो सकता था, 11.1 भी हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनसर्टेन है बट ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन रूल्स में हमेशा बच्चों को ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करी। देखो, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। मतलब जैसे मैंने 285 लिखा है, 520 लिखा है, 1992 लिखा है, 1796 लिखा है, इसमें तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे 1992 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1796, चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है नीट के बच्चों को, मोस्टली जीरो को लेकर। जो जीरो के रूल्स होते हैं ना, वो जल्दी समझ में नहीं आते कि कौन सी जीरो को हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है और कौन सी जीरो को नहीं करना है। तो इसके ना कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो कि 7 केसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला केस, अगर मान लो मेरे पास कोई होल नंबर है, एक मेन सिग्निफिकेंट फिगर है, उससे लेफ्ट साइड में जो भी जीरो आएंगे, अगर डेसिमल नहीं है तो, अगर डेसिमल नहीं है तो लेफ्ट साइड के जितने भी जीरो होते हैं, देखो आप अगर मेरे एग्जांपल्स को देखोगे, स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल्स में डेसिमल नहीं है और लास्ट के जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं सब में डेसिमल है। तो जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि वो डेसिमल के बाद उसकी पोजीशन कहाँ है, डेसिमल से पहले है, बाद में है, कहाँ है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर विदाउट डेसिमल कोई नंबर दिया जाता है, जैसे 007, 700, 2005, इसमें जो ये दो जीरो हैं ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है ये हमारे लिए। उसके बाद ये जो 2 जीरो बाद में आते हैं ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे लिए अभी फिलहाल, यहाँ सिर्फ 7 ही मेरे लिए सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर 520 लिख दिया था, तो इसमें 5 और 2 ही मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट जीरो कंसिडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक, उसके बाद 2005, अगर कोई 2 डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो 3 रूल पहले, विदाउट जीरो, विदाउट डेसिमल वाले, ये इनसिग्निफिकेंट,
ये भी इनसिग्निफिकेंट होगा, पर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंस में काउंट किया जाए। इसके बाद आते हैं जहां पे डेसिमल आ जाता है। मान लो अभी ये डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है, तो डेसिमल से ये देख रहे हो, ये एक नॉन जीरो डिजिट है, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी जीरो आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट यानी इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब अगर 1002, देखो सेम रूल लग रहा है यहाँ पे भी, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में जीरो आया तो ये सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो नंबर थे, इनके बीच में जीरो आया, सिग्निफिकेंट। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, जरा डिफरेंस समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो, ये एक नॉन सिग्निफिकेंट एक नॉन जीरो नंबर था, उसके राइट साइड में आया इनसिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर भी इनसिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर भी ये वन था, इसके राइट साइड में आया, ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। दो नंबर्स के बीच में आया, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो अब तक मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि ये रूल अब तक तो सही लग रहे हैं, मतलब पहले आएगा तो भी इनसिग्निफिकेंट, बाद में आएगा तो भी इनसिग्निफिकेंट, अगर बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट। अब यहाँ देखो, ये मेरा नॉन जीरो नंबर था, उससे पहले आया तो भी इनसिग्निफिकेंट, अगर बीच में आया तो फिर से सिग्निफिकेंट। अब प्रॉब्लम होती कहाँ है? प्रॉब्लम होती है इन नंबर्स में। देखो, अगर डेसिमल है और नॉन जीरो नंबर के बाद के फिर जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसमें और इसमें फर्क है। यहां पर लास्ट के दो जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गए थे, नॉन सिग्निफिकेंट हो गए थे, लेकिन यहां पर लास्ट के दो जीरो हैं, अब वो सिग्निफिकेंस रखते हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, क्योंकि यहां पर अब डेसिमल आ गया। तो अगर यहां पर भी मैं डेसिमल डाल देता तो अब ये तीनों के तीनों मेरे लिए क्या हो जाते थे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अच्छा, एक और बड़ी बात, अगर मान लो पहले एक नॉन जीरो नंबर है, जैसे ये 1 है, फिर 0 0, फिर डेसिमल, फिर 0 है, अब ये चारों के चारों सिग्निफिकेंस मैटर करेंगे क्योंकि पहले आ गया। अच्छा, यहाँ पर पहले आ गया था बट ये दो जीरो मैटर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो मैटर कर रहे हैं क्योंकि अब डेसिमल से पहले भी दो जीरो हैं, डेसिमल के बाद भी जीरो है, लेकिन स्टार्टिंग किससे हुई है? एक नॉन जीरो डिजिट से स्टार्टिंग हुई है। तो ये ना एग्जांपल्स आप अपनी बुक में लिख के रख लेना, कभी भूल जाओ। देखो ऑब्वियसली इसमें कंफ्यूजन होता है, सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इनफैक्ट मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको लिख के रख लो कहीं पे, ताकि जब भी रिवीजन करने बैठो ना तो देख के समझ में आ जाए कि ओके, ये देख के आपको फिर टेक्स्ट बुक की लाइन्स रीड करने की जरूरत नहीं है इसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, जैसे यहाँ पर मैंने ना कुछ नंबर्स आपके लिए होमवर्क में दे रखे हैं, ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके होमवर्क है। आप ट्राई करोगे और देखोगे और मुझे बताओगे कि कौन से नंबर यहाँ पे, जैसे मेरे को पता है ये इनसिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। आप मुझे देखकर बताओगे कि इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं इसमें और कितने नहीं है। तो ये जो रूल हमने यहाँ पे 7 रूल पढ़े हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये नंबर्स को बनाया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या होती है, जब भी आप कभी नंबर लिखते हो और नंबर लिखते समय अगर आपने मान लो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है और पावर में इसको यानी साइंटिफिक नोटेशन में अगर उसको कन्वर्ट कर दिया है, अगर उस चीज को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है, तो कोई भी नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा होगा तो उसके सारे डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, सारे के सारे डिजिट यहाँ पर सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? क्लियर है? ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक। अगला है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। देखो मानो मेरे पास 3 नंबर हैं, 12.11, 18.0, 1.012, ठीक है। तो मेरे पास ये नंबर्स है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो जो मेरा मेन आंसर आना चाहिए वो 31.122 आएगा, ठीक है। बट यहाँ एक रूल होता है क्या, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे ना, अपना आंसर भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। देखो यहाँ पर ना 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी अगर देखोगे तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ अगर तुम देखोगे ना तो सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब ये 0 मैटर करेगा क्योंकि पहली बात तो डेसिमल के बाद में आ रहा है और डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल देखा था उसी का है। तो जब मैं आंसर को रिपोर्ट करूंगा ना तो आंसर मेरा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है और सबसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे यही दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इतने में ही आंसर को रिपोर्ट करूंगा। ये लास्ट के 2 और 2 मुझे काटने पड़ेंगे, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 31.1 के आसपास आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारा रूल होता है और ये रूल सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं होता, ये रूल एप्लीकेबल होता है मल्टीपल और डिवीजन में भी। जैसे अगर 2.5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.25 से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 3.125 आना चाहिए। बट जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि अप टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से बताओ, तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे और यहाँ पे 3 थे, तो लीस्ट कहाँ पर है? लीस्ट यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से आंसर, मेरा आंसर 3.1 में मैं रिपोर्ट करूंगा। जो रूल हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन में लगाया वही रूल यहाँ पर लगेगा। देखो शॉर्ट में पढ़ो
ज़्यादा इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने ये निकाल के लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में से एक्सट्रैक्ट करके ही निकाल के लिखा हुआ है। जो मेन पॉइंट्स थे, मेन हेडिंग्स थे, मेन कीवर्ड्स थे, वो सब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला है हमारा राउंड ऑफ करना। भाई राउंड ऑफ करना बहुत बड़ा सरदर्द होता है, कई बार तो मैं भी भूल जाता हूँ, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब इसमें ना प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी पता है, ये लास्ट के 2 रूल्स में, यही हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहले 2 रूल बहुत सिंपल है। मान लो अगर मैं कल को तुमसे कहता हूं कि मुझे इसको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करके दो, तो मुझे ये स्टार्टिंग के 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही रखने हैं, बाद का नंबर जो होगा वो मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जो लास्ट नंबर मैं हटा रहा हूं, काट रहा हूं, अगर वो 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से बड़ा है, अगर मान लो मैं हटाते समय, तो मेरा जो आंसर मैं रिपोर्ट करूंगा ना, जो आंसर मैं हमेशा रिपोर्ट करूंगा वो एक डिजिट बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर 1.386 है ना, 1.386, अगर मुझे इसको रिपोर्ट करना होता तो मैं कैसे करता, 1.39, ये मेरा राउंड ऑफ होगा। क्योंकि मैंने कहा ना 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करके दो, तो मैं लास्ट का जो नंबर हटा रहा हूँ अगर वो 5 से बड़ा है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहला नंबर जो होगा ना वो 1 डेसिमल यानी 1 यूनिट से वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 8 था तो ये 9 हो जाएगा, ये तो हम सबको पता है। अगर 5 से कम हुआ तो, जैसे अगर इसको भी मुझे 3 नंबर तक राउंड ऑफ करना होता, तो अगर 5 से भी कम होगा, 5 से कम होगा, तो पहला नंबर जो है ना वो एज इट इज रहेगा। तो ये 2 रूल तो सबको आते हैं, बहुत आसान है। प्रॉब्लम होती है अगर लास्ट नंबर जिसको हम काट रहे हैं अगर वो 5 हुआ तो, जैसे अगर मैं 6.35 को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, मतलब मुझे यहाँ से इसको काटना है और लास्ट का नंबर 5 है। 5 से बड़ा होता तो मैं 1 ऐड कर देता, 5 से छोटा होता तो मैं एज इट इज रख देता। अब ये 5 है, ठीक है, ऐसा ही नंबर है 6.25, मुझे इसको भी राउंड ऑफ करना है और मैं इसको हटाना चाहता हूँ, यहाँ से काटना चाहता हूँ, तो बड़ा सिंपल सा रूल है। ऐसे केस में आप पहला नंबर देखो, 5 से पहले कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 एक ऑड नंबर है। अगर 5 हटा रहे हो, मतलब जो लास्ट डिजिट जहाँ से आप कट कर रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो जहाँ तक, अगर वो 5 है, अगर वो 5 है और उससे पहले का नंबर अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 3 की जगह मुझे 6.4 लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं जिस नंबर को काट रहा हूँ वो 5 है और उससे पहले अगर एक इवन नंबर आता है 2, 4, 6, 8, अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो वो नंबर एज इट इज रह जाएगा, ये 6.2 ही रहेगा। मतलब ऐसे समझ लो, ये जो 5 से कम वाला रूल था ना, 5 से कम वाला रूल जो हमने लगाया था वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है अगर इवन नंबर होगा, और 5 से बड़ा नंबर वाला जो रूल हमने लगाया था वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है जब ऑड नंबर होगा। समझ में आया, सिंपल था। ये राउंड ऑफ करना सीख लेना। इसके ऊपर खैर इतने ज़्यादा क्वेश्चन कभी बनते नहीं है नीट के पेपर में, मैंने तो बनते हुए देखे नहीं है ज़्यादा क्वेश्चंस, बट अगर आ जाएंगे तो, क्योंकि ये छोटे छोटे से टॉपिक है जो टेक्स्ट बुक के बीच में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो एटलीस्ट आपको ये एक बार पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होता क्या है, इसको समझाने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो, ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे आप फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट खैर पता नहीं तुमको अभी 12th स्टैंडर्ड में करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, हमारे टाइम पे करवाते थे, जब हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती थी। ठीक है, आपके टाइम पे शायद अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराते होंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, नीचे हम लोग एक बेस रखते हैं और उसको हम लोग टाइट्रेट करते हैं, मान लीजिए एसिड के साथ। अब जिस टीचर ने ये बनाया होता है ना, उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, पता है, m1v1 विल बी इक्वल टू m2v2, है ना। हमको जो अननोन सोल्यूशन होता है, ये जो सोल्यूशन हमारा है ये अननोन सोल्यूशन होता है, इसका हमको मोलैरिटी पता करना होता है, इसकी मोलैरिटी दी होती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ m1v1 इक्वल टू m2v2 लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे है ना वॉल्यूम निकालते थे, पता है, वॉल्यूम निकालते थे, वॉल्यूम कैलकुलेटर ब्यूरेट में लेके। अब हमको मान लीजिए वॉल्यूम, टीचर को पता है वॉल्यूम आनी चाहिए 11 ml, मान लीजिए वॉल्यूम आनी चाहिए 11 ml। अब एक स्टूडेंट है जिसने आंसर लाके मैम को रिपोर्ट किया, अब मैम को पता है आंसर 11 ml आना चाहिए। अब एक बच्चे ने रिपोर्ट किया, कभी 9 ml रिपोर्ट किया, कभी 9.2 ml रिपोर्ट किया, और तीसरे में उसने 9.1 ml रिपोर्ट किया। अब इससे मैम को क्या समझ में आएगा, देखो जो ये आंसर है ना 9.1, वो 11 के आसपास तो नहीं है, तो एक्यूरेट तो नहीं है, इट्स नॉट एक्यूरेट। मतलब मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, ये मेरी ट्रू वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू एक्चुअली आनी चाहिए ये उसके आसपास तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब क्या होता है कि उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं बार बार सेम वैल्यू क्लोज आ रही है, क्लोजनेस ऑफ वैल्यू इन एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम प्रिसिजन कहते हैं। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, कभी उसको वैल्यू आती है 8 ml, कभी आती है 15 ml, कभी उसको आ जाती है 10 ml। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ना तो वो 11 के पास है, ना तो उसकी तीनों वैल्यू एक साथ एक जैसी आई हैं, मतलब ना तो वो एक्यूरेट है ना तो वो प्रिसाइज है। अब मान लो एक बंदा है जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 10.9 ml निकल के आ रही है, फिर उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 10.8 ml निकल के आ रही है, फिर 11.1 ml निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो ये एक्यूरेट है क्योंकि 11 के आसपास वैल्यू आ रही है, दूसरा ये प्रिसाइज भी है।
प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि जितनी तीनों वैल्यू आई हैं वो नज़दीक नज़दीक आई हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। एक एक्सपेरिमेंट में आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके वैल्यूज अगर आसपास आ रहे हैं तो आप प्रिसाइज हो, और वो वैल्यूज अगर ट्रू वैल्यू के पास जा रहे हैं तो आप एक्यूरेट भी हो। समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में आता है डायमेंशनल एनालिसिस, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब डायमेंशनल एनालिसिस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है आपको करने की। क्यों? मैं सिंपल रीजन बता रहा हूँ। वहाँ पे ना बहुत लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, मैं तीनों एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं ये टेक्स्ट बुक से ही लिए हुए हैं। अब 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, फिर 2 लीटर इन्होंने ऐसे लिखेंगे, 2 लीटर को कन्वर्ट करना है, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे। वो लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर तो दे नहीं रहे हो, आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वो ये तो नहीं पूछेंगे कि करके दिखाओ, आपको ये पूछेंगे कि भाई 2 लीटर मीटर क्यूब में कितना होता है ना? 2 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 3 इंच का मतलब कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये ना मैंने पहले ही वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आप देखोगे ना सारे यूनिट कन्वर्जन्स, ये देख रहे हो, इसीलिए वीडियो नंबर 1 जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा दी थी जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं। जैसे प्रेशर वाली चीज़ें नहीं दी गई हैं वहाँ पे, लेंथ के कन्वर्जन्स उन्होंने कम दिए हुए हैं, फोर्स के कन्वर्जन्स नहीं दिए हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना एक्स्ट्रा इसीलिए करवा दी थी कि जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करोगे ना, तो डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम पे ना आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। जैसे लेंथ के बारे में अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे सारा, और मैंने एक्स्ट्रा भी लिखा था, याद है? इंच को सेंटीमीटर में मैंने कहा, नोट बना के फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में भले ही नहीं दी गई होंगी कहीं पे, बट ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको लिटरली उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। आप अगर यूनिट कन्वर्जन आपको आता है तो डायमेंशनल एनालिसिस आप आराम से कर सकते हो। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो सीबीएसई का पेपर होता होगा बोर्ड्स का, उसमें ये काम आता होगा कि भाई स्टेप्स के मार्क्स हमको देने हैं, तो आप स्टेप्स में कन्वर्ट करके बताओ। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप जाते हो तो आपको कहीं पर भी स्टेप्स के मार्क्स नहीं है। अब मुझे पता है 3 इंच को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, 1 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर होता है आपको पता होना चाहिए, आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक थे जो मुझे कवर करने थे। तो ये वीडियो नंबर 2 बहुत ही छोटा सा बना है। अब जो वीडियो नंबर 3 होगा, इसके बाद जो वीडियो नंबर 3 आएगा, वहां से स्टार्ट होगा एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट। अब तक हमने सारा मसाला तैयार कर लिया है जितना अपने को मसाला चाहिए था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोलार मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले होते हैं, और उन तीनों फॉर्मूले को हम अप्लाई करना सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, कॉन्साइज तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ, मैं ये माइंड में रख के चल रहा हूँ कि जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है वो शायद नीट के पेपर के लिए या तो वो रिपीटर है या तो ड्रॉपर है, या वो यहाँ पे रिवीजन करने आया है कि कम टाइम में मेरा रिवीजन कैसे हो जाए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो एक आप चीज़ मुझे हेल्प कर सकते हो कि प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो। अगर चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और दूसरा काम है कि इस वीडियो को आप जैसे और जो स्टूडेंट्स हैं उन तक स्प्रेड करो, पहुंचाओ। जितना अच्छा रीच मेरा बढ़ेगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं और अच्छे वीडियोस और बाकी का जितने चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उसको कवर करने में आपकी मदद करूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।